वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम जो करने वाले हैं वो एक और तरीका है रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इनफैक्ट ये तरीका जो है वो किसी भी रेजिस्टेंस बेस्ड सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे इफेक्टिव, सबसे सौखा तरीका है। यू आर वॉचिंग इलेक्ट्रॉन फिजिक्स चैनल, फिजिक्स विद मी विकास सर। राइट, और ये मेथड जो है ये क्या है, इसका आपका जो वर्जन है दैट्स नोन एज नोडल एनालिसिस। नोड क्या होता है? नोड को हम इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में क्या बोलते हैं? एक जंक्शन बोलते हैं। इट्स अ जंक्शन। ये जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है सच अ नेग्लिजिबली साइज्ड कंडक्टर जो कि चार्ज को अपने ऊपर एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होगा कि जो भी पीछे से चार्ज वहां पे जा रहा होगा वो वहां पे इकट्ठा नहीं होगा और कॉन्टिन्यूटी में आगे निकल जाएगा। सच tiny conducting region is defined as a junction. अब वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो उसको हम करंट बोल देंगे। तो फिर हम केसीएल को बना लेते हैं और बोलते हैं द अमाउंट ऑफ द करंट विच एंटर्स द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। क्योंकि जंक्शन पे कोई रोक टोक नहीं है, कुछ रुकेगा नहीं, एंड दे विल बी द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट एट दैट पर्टिकुलर जंक्शन। हाँ, ब्रेक हो सकता है, डिफरेंट ब्रांचेस में करंट चला जाएगा और आप इक्वेशन को लिख लेंगे आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू एंड सो ऑन। ये जो मेथड है वो इस आइडिया को अडॉप्ट करता है पर कंप्लीटली उस आइडिया पे बेस नहीं है। हाँ, मतलब ये सेकेंड बिहेवियर को भी यूज करता है, जो सेकेंड बिहेवियर है पोटेंशियल, एंड इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सर्किट एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सो दिस मेथड, दिस आइडिया बेसिकली यूटिलाइजेस बोथ ऑफ देम टुगेदर। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। आइडिया जो है शॉर्टकट की तरह काम करता है, एक ट्रिक है बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सही तरीके से। पर कोई भी ट्रिक, कोई भी तरीका ऐसे घुट्टी नहीं होती कि हम बस ले लें और आंसर आ जाएगा। वो तरीका, वो शॉर्टकट किसी और मेथड्स के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि ये जो नोडल एनालिसिस है, दिस इज बेस्ड अपॉन द किरचॉफ्स लॉज, इज अगेन बेस्ड अपॉन द किरचॉफ लॉ। बिल्कुल सही बात है, लिखना शुरू करते हैं। इससे की फीचर्स क्या है इसके? इज बेस्ड अपॉन द किरचॉफ लॉ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये केसीएल और केवीएल बेस्ड ही है, नया थोड़ी आएगा कुछ, नया थोड़ी आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, करंट ही होगा, रेजिस्टेंस ही होगा। पर कुछ कुछ हम करने वाले हैं जिससे चीज़ें थोड़ी आसान होने वाली हैं। जो मेन मुद्दा है इस पर्टिकुलर बिहेवियर का वो है पोटेंशियल। क्या है? पोटेंशियल। हमने करना क्या है, जो भी सर्किट होगा उसके जितने भी जंक्शंस होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे। उन सारे नोड्स को आपको एक एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल असाइन करना है। तो चलो लिखते हैं जो हमें करना है। टास्क क्या है हमारा? दैट इज टू असाइन द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल। सो असाइन द एब्सोल्यूट पोटेंशियल टू एवरी नोड ऑफ द सर्किट। एक एक नोड पे, एक एक जंक्शन का, नोड मतलब जंक्शन, हर एक जंक्शन का पोटेंशियल आपने लिखना है। कैसे लिखेंगे सर? बाय एज्यूमिंग द पोटेंशियल ऑफ एनी वन नोड एज जीरो। वो आपका हक है, वो आपको हमने लिबर्टी दे दी कि आप ऐसा कर सकते हैं। बाय एज्यूमिंग द पोटेंशियल ऑफ एनी, एनी मतलब कोई भी, जो आपका दिल करे वो, ऑफ एनी वन नोड एज जीरो वोल्ट। बेसिकली आप उसको अर्थ कर दो, क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट को अर्थ करते हैं तो इसका मतलब उसको हमने जीरो पोटेंशियल असाइन करा, ये हमारा बताने का तरीका होता है। तो काफ़ी सर्किट आप देखोगे जिसमें कहीं पे अर्थिंग हुई होगी। इसका मतलब क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली आपको बताया कि सर्किट में जो सॉल्विंग है वो इजी होगी अगर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल मेथड से करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं दिया होता है। इसका मतलब क्वेश्चन आपको हिंट नहीं दे रहा है, पर जहाँ पे अर्थिंग करी है, मतलब क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि नोडल मेथड से करो तो आपका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है। डिड आई से नोडल मेथड? नोडल इक्वेशन? यस, आई सेड द नोडल इक्वेशन। जब आप ये कार्यक्रम कर लें कि हर पर्टिकुलर पॉइंट का आपने पोटेंशियल ढूंढ लिया, निकाल लिया, या लिख लिया आपने हर एक पॉइंट का, तो फिर आपने क्या करनी है? नोडल इक्वेशन बनानी है। अब ये नोडल इक्वेशन क्या है? ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनका पोटेंशियल आप लिख नहीं पा रहे होंगे, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा होगा
कि कितना पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना नहीं पता चल रहा, आप क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल असाइन कर देंगे, लेट्स से एक्स और वाई और जेड, जो आपका दिल करे, और फिर उस पर्टिकुलर नोड की इक्वेशन लिखेंगे उस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए. सो नोडल इक्वेशन इज दैट इज राइट द नोडल इक्वेशन ऑफ द रेफरेंस नोड, जिस पर्टिकुलर नोड पे आप सॉल्विंग कर रहे हैं उसके लिए, ऑफ द रेफरेंस नोड फॉर सॉल्विंग द पोटेंशियल ऑफ दैट नोड. उस नोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करनी है, नोडल इक्वेशन लिखनी है. और वो नोडल इक्वेशन होती क्या है, वो हमने यहाँ लिखी हुई है, द समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0. दिस इज नोन एज अ नोडल इक्वेशन. किस लिए है, वो अननोन पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए, जिस पॉइंट का पोटेंशियल आपको नहीं पता है. अब करंट को कैसे लिखते हैं, करंट को लिखा जाता है द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस. तो आपने क्या करा, आपने हर एक पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल देख लिया. इसका मतलब एक ब्रांच पे एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब आप आराम से देख सकते हैं, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा. और फिर आपने क्या करना है, उस ब्रांच से, उस पॉइंट से, उस जंक्शन से जितनी भी ब्रांचेस हैं सबका करंट समेट करके जीरो कर देना है. फॉर एग्जांपल मान लो कि इस तरीके से आपका नोड है और इससे आपकी ये 3 ब्रांचेस जा रही हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो यू नीड टू राइट अप द नोडल इक्वेशन. आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने एक्स नोड एज्यूम कर लिया और बाकी जो तीनों पॉइंट्स हैं उनके पोटेंशियल आपने असाइन कर लिए V1, V2 एंड V3. सो आप उस जंक्शन को, उस नोड को हाई पोटेंशियल एज्यूम कर लो. क्या कर लो, हाई पोटेंशियल एज्यूम कर लो. फिर नोडल इक्वेशन लिखो, दैट इज x माइनस V1 क्या हो गया, इस वाली ब्रांच पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, लेट्स से R1. तो ये कितना हो गया, इस ब्रांच का करंट आ गया एज I1 एंड प्लस द नेक्स्ट ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, x माइनस ऑफ V2 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, दैट इज R2. ये कितना हो गया, I2 करंट हो गया एंड प्लस द थर्ड एंड द फाइनल ब्रांच, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज x माइनस V3 एंड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, दैट इज अपॉन R3. और क्योंकि आपने x को हाई पोटेंशियल माना तो आपने ऐसे एज्यूम करा कि जो करंट है वो x से बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर तो कोई आ ही नहीं रहा. सो नेट करंट मिला के कितना हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू 0 एंड दैट्स अवर नोडल इक्वेशन. सो मेथड को किस तरीके से यूज करना है उसके ऊपर ध्यान लगाएं कि आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल एज्यूम करना है. आपने दिमाग नहीं लगाना है कि एक्स V1 से कम है, एक्स V2 से ज़्यादा है, या एक्स V3 से कम है. ये आप सोच नहीं पा रहे हैं तब भी एजम्पशन ही करते हैं, है ना. आपको पता तो होता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों से ज़्यादा होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि तीनों से कम होगा, तो आपको एज्यूम ही करना पड़ता है ना. तो उससे बेहतर है ये वाली एजम्पशन कि आप क्या करें, उस पॉइंट के पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल एज्यूम कर लें और ऐसा मान लें कि सारे करंट बाहर जा रहे हैं, और वो इक्वेशन अपने आप करेक्ट हो जाएगी. वो तो अंडरस्टूड होती है ना, जैसे 2 + 4 + 4 तो 0 हो नहीं सकता. सो 2 + 4 - 6 ही 0 होगा ना, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली थर्ड करंट माइनस आ जाएगा जब आप सॉल्विंग करेंगे. तो उसके ऊपर आपने दिमाग नहीं लगाना. अब जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं हम, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे गला बहुत इजीली समझ में आएगी. एग्जांपल लेते हैं, पहला इलस्ट्रेशन लेते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर. पहला स्टेप क्या है, रेफरेंस असाइन करना, जीरो पोटेंशियल असाइन करना. तो मैंने ध्यान से क्या करा, इस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो पोटेंशियल असाइन कर दिया. अब आप मुझसे पूछोगे सर आपने ऐसा कैसे करा, आपको एक कैसे पता चला. मैंने कहा मेरे को प्रैक्टिस है, आपको भी हो जाएगी, पर जो फर्स्ट लुक है क्वेश्चन का वो कैसे हमें इस तरीके का बिहेवियर देगा कि हमें इंट्यूशन हो कि ऐसा करें. इंट्यूशन नहीं, मेथड है. तो ये देखो लो पोटेंशियल है 6 वोल्ट वाली बैटरी का, ये लो पोटेंशियल है 10 वोल्ट वाली बैटरी का, और ये लो पोटेंशियल है 4 वोल्ट वाली बैटरी का. तो ये तीनों के तीनों इसी जंक्शन पे आ रहे हैं. तो बेसिकली ये जंक्शन लो पोटेंशियल होगा, इतना मेरे को सेंस आ गई देखते ही सर्किट को. तो मैंने फिर उसको पकड़ के 0 वोल्ट कर दिया. ठीक है ना, एज्यूम करना था. अब आप किसी भी और पॉइंट को कर सकते थे, वो आपकी विश है, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ये बात मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं. ये कॉन्सेप्ट होता है. कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द
एब्सोल्यूट पोटेंशियल असाइंड एनीवेयर इन द सर्किट। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एज्यूम करते हैं तो उससे क्या होगा, सर्किट के हर एक पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल चेंज हो सकता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं हिलेगा। इसलिए आपको लिबर्टी होती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को जीरो पोटेंशियल पे एज्यूम कर सकते हैं। अभी मैंने इसको कर लिया है। चलो, अब इसका तो पता चल गया, अब बाकी सारे पॉइंट्स का देखना शुरू करते हैं। तो मैंने इस वाले पॉइंट का देखा, जो कि डायगोनल वाला जो सेल है, उसका जो हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया। बहुत सिंपल है, क्योंकि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, लोअर पोटेंशियल 0 पर है, तो हायर पोटेंशियल किस पे होगा, 10 वोल्ट पे होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट है ना, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है तो 10 वोल्ट है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो कि 6 वोल्ट के लेफ्ट साइड का पॉइंट है, उसका पोटेंशियल कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। क्यों? अरे भाई, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, उसका लोअर एंड आपने 0 करा, तो हायर एंड किस पोटेंशियल पर होगा, 6 वोल्ट पर होगा। सिंपल है। और उसी लॉजिक से जो नीचे वाला सेल है, उसका हायर पोटेंशियल पॉइंट देखो, लोअर पोटेंशियल पॉइंट तो आपने 0 वोल्ट ले लिया है, एज्यूम कर लिया है, तो उसका हायर जो पॉइंट है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द 4 वोल्ट सेल, उसका पोटेंशियल कितना हो गया है, 4 वोल्ट हो गया है, क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। अब ये जो थोड़ी सी मेहनत करी हमने, ज़्यादा मेहनत तो करी नहीं है, ये थोड़ी सी मेहनत जो हमने करी है, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई अननोन ही नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिसका पोटेंशियल आपको पता नहीं है। सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्वेश्चन ने आपको सजा के दिया हुआ है, पहले से पता है, पर आप लिख नहीं रहे थे। आप ये गलती करते हैं कि अगर आप कोई और मेथड यूज करते हैं तो आप देखते नहीं हैं, और फिर आप किरचॉफ लॉ लगाना शुरू कर देते हैं गधों की तरह। बस लगा लो I1 उसमें, I2 उसमें, I3 इसमें, फिर जंक्शन लॉ लगाओ, ये करो। पहले देखो तो सही। अब दिखा? बिल्कुल दिखा सर। अब देखो, अब देखो, ये है 10 वोल्ट और ये है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया सर? द पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट। और 10 वोल्ट क्या है सर? हाई पोटेंशियल पे, तो करंट किधर फ्लो करता है, हाई से लो, सो राइट साइड को फ्लो करेगा। 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस कितनी, 4 ओम है। सो व्हाट इज द करंट इन द ब्रांच? द करंट इन द ब्रांच इज 1 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। मतलब इस तरीके से करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर इस तरीके से फ्लोइंग कर रहा है। अब जो सबसे लोअर वाली ब्रांच है उस पर देखते हैं। तो ये 10 वोल्ट और ये कितना, 4 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया सर? 6 वोल्ट। 10 माइनस 4 सर 6 होता है। वेरी गुड। 6 ओम अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम, तो 6 अपॉन 2 क्या होता है, 3 ओम। ओम्स लॉ लगा के, तो द करंट इज इन दिस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि 10 वोल्ट हाई पोटेंशियल है, तो द करंट बिकम्स 3 एम्पियर। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? इस जंक्शन पे देखते हैं, किस वाले जंक्शन पे, ये वाला जंक्शन जो है, इस वाले जंक्शन पे देखते हैं, जो लोअर लेफ्ट साइड जंक्शन है। इससे 3 एम्पियर करंट गया राइट को, और 1 एम्पियर करंट गया ऊपर वाली ब्रांच में। कितना करंट गया था, 1 एम्पियर। इसका मतलब जो सेंट्रल वाली ब्रांच है, जो 10 वोल्ट वाली ब्रांच है, उससे करंट कितना आना चाहिए, दैट शुड बी 4 एम्पियर टू जस्टिफाई द KCL। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस होल क्वेश्चन स्टैंड्स ओवर। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो भी पूछ ले, हर पॉइंट का पोटेंशियल पता है, हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हर ब्रांच में कितना करंट है, वो सारा का सारा आपको क्वेश्चन में पता चल चुका है। एंड सो माय डियर, द क्वेश्चन गेट्स सॉल्व्ड सो इजीली without actually applying the Kirchhoff law. We have applied a method which is based upon the Kirchhoff law to solve this. क्वेश्चन बहुत आसान था, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई अननोन पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिला, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला, कोई भी ऐसा नोड नहीं मिला जहाँ का पोटेंशियल आपको नहीं पता था, वो क्वेश्चन ने दे रखा था। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। जैसे कि अगला वाला क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है सर? फर्स्ट लुक से दिस इज लुकिंग लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज। इन फैक्ट इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज माय फ्रेंड्स। पर एक थोड़ी सी हमें मुश्किल आ गई है। मुश्किल क्या आ गई है, हम थोड़े सा हताश हो गए हैं कि बैलेंस नहीं है। इट्स नॉट अ बैलेंस। बैलेंस होता तो सर आपकी ज़रूरत थोड़ी थी, फिर तो हम खुद ही कर लेते। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सर्किट है, ये जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है। सो देन व्हाट टू डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। सो क्वेश्चन विश टू आस्क मी क्या करंट इन द इन ब्रांच, एक एक ब्रांच में कितना करंट है वो निकालना है। तो आप मुझसे बोलोगे सर देखो मैं कर सकता हूँ, आपने मुझे डेल्टा स्टार मेथड सिखाया हुआ है, तो ऐसा करके मैं एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके फिर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालूंगा। मैंने कहा ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बताओ। फिर हम सर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे, मेन ब्रांच का करंट निकालेंगे, I इक्वल टू V अपॉन आर से ओम्स लॉ लगा के। मैंने कहा एक्सेलेंट। फिर सर उस करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, अच्छा, मतलब आप पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद में मेन करंट निकालेंगे, फिर उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे सर? पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस के क्रॉस देखना पड़ेगा, तो आपको फिर से पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो आपने भैया इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला क्यों? क्यों निकाला? आपको निकालना ही नहीं है, कोई क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एवरी चाइल्ड मोस्टली फेसेस। हमें जो मेथड ऑफ लर्निंग है ना, उसके अंदर थोड़ा फ्लॉ है कि हम ऐसा सोचते हैं कि जब एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करें, हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें। ये हमारा फ्लॉ है, दिस इज अ फ्लॉ। ये मेथड उस फ्लॉ को ठीक करने के लिए है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकाला जाएगा तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर क्या होते हैं, करंट देखने के, पोटेंशियल देखने के। तो चलो उसके लिए अपना मेथड लगाते हैं, दैट इज अ नोडल एनालिसिस मेथड। और हमने क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो असाइन करना है। तो मुझे फील हुआ कि ये लोअर एंड है, तो इसको जीरो पोटेंशियल रख देते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल अगर हम 0 वोल्ट रख दें तो जो सेल है उसके लेफ्ट साइड का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। ईजी है, मुश्किल ही नहीं है। तो इसके ऊपर वाले पॉइंट का 10 वोल्ट है, कंडक्टिंग वायर है। इस पॉइंट का भी 10 वोल्ट है, इसका भी 10 वोल्ट है। सर बार बार क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वही तो मेथड है। हर एक नोड का, हर एक जंक्शन का पोटेंशियल तो हमें पता होना चाहिए, सबका पोटेंशियल पता होना चाहिए। जैसे इसका 0 वोल्ट है, सर इसका 0 वोल्ट है, इसका 0 वोल्ट है। इससे कोई गंदगी नहीं हुई है सर्किट में, ईजी हो रहा है। सर 2 पॉइंट और रह गए सर, आपने बताया ही नहीं। बिल्कुल नहीं बताया, बताऊंगा। क्वेश्चन वही है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो ऊपर वाला सेंटर पॉइंट है, उस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने नहीं पता। जज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, घबराना क्यों है। उसको हमने एक्सपोनेंशियल असाइन कर देना है, एज्यूम कर लेना है, बेसिकली एजम्पशन। और जो उसी ब्रांच में, जो ऐसे वर्टिकल वाली ब्रांच है, उसमें जो नीचे वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल भी मेरे को नहीं पता है, तो मैं उसको वाई लिख देता हूँ। एक्स मत लिख देना दोबारा से, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। उसका एक्स लिखा, इसका क्या लिखा, वाई लिखा। अब आपको सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल असाइन कर लिया आपने, असाइन कर लिया आपने, सॉल्व नहीं करा है, असाइन करा है। अब सॉल्विंग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए, नोड एक्स के लिए। सो द नोडल इक्वेशन किसके लिए, द नोडल इक्वेशन फॉर द नोड एक्स, इसके लिए नोडल इक्वेशन लिखते हैं। लेट अस राइट द नोडल इक्वेशन। ध्यान है कि आपको कैसे लिखना है। इससे 3 ब्रांचेस हैं, 1, 2 एंड 3। तो तीनों के क्रॉस आपने I1 प्लस I2 प्लस I3 को जीरो करना है। लेकिन लिखते समय ध्यान रखना है कि x जो है उसको हाई पोटेंशियल एज्यूम करना है। सो जो लेफ्ट साइड वाली ब्रांच है, इधर वाली ब्रांच है, पहले उसके लिए लिखते हैं। दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, 1 प्लस ये I1 हो गया आपका। राइट साइड वाली ब्रांच जो है, पोटेंशियल डिफरेंस x को हाई पोटेंशियल एज्यूम करके, सो दैट इज x माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम्स है। सेकेंड वाली ब्रांच हो गई। और जो ये वाली ब्रांच है, इनके परपेंडिकुलर वाली बीच वाली ब्रांच जो है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम है। ये आपका I3 हो गया। सो व्हाट्स द नोडल इक्वेशन, बेसिकली समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। और ये बेसिकली KCL और KVL कंबाइंड इक्वेशन है, क्योंकि आप इसमें वोल्टेज भी देख रहे हैं और आप इसमें करंट भी देख रहे हैं। तो हम बेसिकली KVL बोल सकते हैं इसको, पर इसके अंदर KCL इन्वॉल्व है, क्योंकि समेशन ऑफ करंट को आपने 0 लिखा है। इसलिए बढ़िया इक्वेशन है, क्योंकि आपको कोई ऐसे फिजिकली लूप नहीं बनाना पड़ता है और आपको साइन कन्वेंशन नहीं देखने पड़ते हैं। नहीं तो हमारा सारा समय तो पहले उसी में निकल जाता है कि I1 I2 I3 लिखो, और इस ब्रांच में उतना गया, उस ब्रांच में उतना गया, और फिर उसके बाद लूप बनाओ, फिर उसके अंदर साइन कन्वेंशन देखो कि लो पोटेंशियल पे क्या लिखें, हाई पे क्या लिखें, फिर मल्टीपल इक्वेशंस बनाओ, फिर सॉल्व करो। थोड़ा लंबा लगता है हमें मेथड। ये थोड़ा सोखा है, कंपैरेटिवली काफ़ी सोखा है। एलसीएम ले लो। मैं जब पर्सनली क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा होता हूँ तो कई बार मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं इसको सॉल्व करने में। तब ध्यान रखें कि मेहनत पे पानी ना फेरें, कि मेहनत करी है तो उसके बाद इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करें। हालांकि गलतियाँ हो जाती है, ह्यूमन एरर होती है, पर कोशिश करें। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, 2 का एलसीएम ले लिया मैंने, थोड़ी मैथ्स भी आ रही है इसमें। तो दैट इज 2x माइनस ऑफ 20 एंड प्लस ऑफ x एंड प्लस 2x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 0। Just trying my best for not having a error, that 2x x and 2x is 5 of x and minus of 2y equal to 20. That seems to be my first equation for the node x. एक इक्वेशन से काम इसलिए नहीं बनेगा दोस्त, क्योंकि ना एक कहानी होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, कि जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। 2 अननोन है, एक और इक्वेशन चाहिए। कोई नहीं है हमारे पास, मिल जाएगी हमें। अगर हम नोड y पे चले जाते हैं
एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सा है कि आपको जितनी इक्वेशन चाहिए उतने नोट्स आइडेंटिफाई करके सॉल्व करो। उल्टा नहीं है एक्चुअली कि पहले अननोन नोट्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तब किसके लिए लिख रहे हैं? दैट इज अ नोडल इक्वेशन फॉर द नोड वाई नोड के लिए लिखो। चलो लिखो। अब क्या करना है आपने? वाई का पोटेंशियल हाई एज्यूम करना है। आप बोलोगे सर एक्स का हाई था कि वाई का हाई था, मुझे क्या पता? बेटा यही तो मैं समझा रहा हूँ कि आपने ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जीवन में जिसके ऊपर दिमाग खर्च करने के मौके मिलते हैं। यहाँ आपने बेफिजूल का दिमाग खर्च नहीं करना है। आपने वाई का पोटेंशियल हाई एज्यूम कर लेना है। और जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपको फिर से 3 ब्रांचेस दिख रही हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये देखो ये 3 ब्रांचेस हैं। बस लग जाओ लिखने पे। क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो जो पहले लेफ्ट साइड वाली ब्रांच है उसके लिए लिखते हैं y माइनस ऑफ 10 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2। ठीक है ना? आई कैसे लिखते हैं? V बाई आर, डेल्टा V बाई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जो राइट साइड वाली ब्रांच है दैट इज y माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बढ़िया सर। और जो ये वाली ब्रांच है, जो ये वाली परपेंडिकुलर वाली ब्रांच है, ये वाली सेंट्रल वाली ब्रांच है, इस पे हो गया सर y माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। सर हो गया सर। सांस में सांस आई, जान में जान आई। I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो गया? 0 हो गया। अब क्या करना है? अरे मैथ्स लगानी है। फिजिक्स तो लगा ली, अब थोड़ी मैथ्स लगाते हैं। तो एलसीएम लें फिर से। सो दैट्स y माइनस ऑफ 10 एंड प्लस y एंड प्लस 2y माइनस ऑफ 2x इक्वल टू 0। अरे चलो अब देखें कि क्या बना इससे। ये हो गया 2y y एंड y 4 ऑफ y एंड माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 10। चलो थोड़ी सही से लग रही है क्वेश्चन। सो दैट्स, मुझे क्या पता सही है कि नहीं है, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। दैट 2y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 5। दैट्स माई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं। यहाँ से ये पूरा मैथ्स लग रहा है, ऐसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। चलो फिर भी पढ़ा लेते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग इन 2 वेरिएबल। देखें थोड़ी। 5x माइनस 2y इक्वल टू 20 ये मेरी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 2y माइनस ऑफ x इक्वल टू 5। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आज तक हम ऑनलाइन टीचिंग पे कोशिश कर रहे थे कि आगे आगे बढ़ते जाएं। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और इसको लेवल्स पे इंक्रीज़ करें। वी नीड टू इंक्रीज द लेवल्स। इन द अपकमिंग डेज यू विल फाइंड सम चेंजेस टू बी डन। वेरी सून यू विल फाइंड सम चेंजेस। अभी भी आपको चेंजेस लगी रहे होंगे आफ्टर एवरी पासिंग बाय लेक्चर्स। we're trying to adapt to the new modes। ये 2y एंड 2y कैंसिल है। ये कितना हो गया आपका? 5x माइनस एक्स कितना हो गया? 4x हो गया। दैट्स इक्वल टू 25। तो x का पोटेंशियल मिल गया हमें। दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू 25 अपॉन 4 ऑफ वोल्ट। दैट्स द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट x। चलो ठीक है, अब y का भी ढूंढ लेते हैं। x का मिल गया तो इसी वाली क्वेश्चन में डाल लें। वेरी 2y इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स हो गया 25/4 एंड प्लस ऑफ 5 से हो गया 4 5 20 एंड प्लस 25 45/4। सो y की वैल्यू मिल गई मेरे को 45/8 वोल्ट। ये मुझे वैल्यूज मिल गई हैं, एक तो y की और एक तो x की मिल गई है। चलो जो मेरे अननोन पॉइंट्स है ना, मुझे उनका पोटेंशियल मिल गया है। तो देरी किस बात की है? ये x उड़ाते हैं और x की जगह जितना पोटेंशियल आपको मिला है लिखो उसको 25/4 वोल्ट। देखो वेरी गुड। और अब y को भी उड़ाओ और उसका जितना पोटेंशियल है वो असाइन करो उसको। जितना है भाई निकाला आपने मेहनत से। कितना निकाला? 45/8 वोल्ट निकाला है हमने। वेरी गुड। और एक क्वेश्चन आपका सरपट सॉल्व हो चुका है। कहाँ सॉल्व हुआ है सर? अभी कहाँ सॉल्व हुआ है? अभी क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हुआ है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आंसर लिखना है आपने, बस आंसर लिखना है। अब आपने क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अच्छा सर बताओ, ये बताओ सर इस ब्रांच में कितना करंट है? अच्छा बेटा, तो ये 25/4 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? 25/4 वोल्ट एंड डिवाइडेड बाय 2 ओम उसकी रेजिस्टेंस है। तो द करंट इज 25/8 एम्पियर्स इन दिस ब्रांच। वेरी गुड सर। अच्छा सर इसमें तो बता दिया आपने। अब ये बताओ सर ये जो लोअर वाली ब्रांच है इसमें कितना है? बेटा देखो इस पे है 45/8 वोल्ट और इस पे है 0 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है 45/8 वोल्ट और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2 ओम्स। कितनी है सर? 2 ओम। सो 45/8/2 ये होता है 45/16 एम्पियर। ओके ओके सर। अच्छा सर मेन ब्रांच में कितना करंट है? सर मेन ब्रांच में जो 10 वोल्ट वाला सेल है ना उसके क्रॉस कितना करंट मूव कर रहा है? बेटा केसीएल आता है सर? बिल्कुल आता है। तो देखो ये वाला करंट यहाँ से आया और ये वाला करंट इधर गया और ये दोनों मिलके इधर चले गए। सो कितना करंट हुआ? दोनों को जोड़ो।
that is 25 upon 8 amperes plus 45 upon 16 ampere. If I add up, sir, I'm getting 25 into 250 and plus 45, that's a 95 upon 16 ampere. That's the current, sir. Okay, how do I know, sir, this answer is correct? Okay, wait, check करते हैं. तो ये जो 1 ओम वाली रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस करंट निकालते हैं. इसके क्रॉस करंट कैसे निकालें? तो देखो देखो, ये 10 वोल्ट है और ये 25/4 वोल्ट है. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 माइनस 25/4. सो दैट्स 40 माइनस 25, 15 अपॉन 4 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है. तो जी ऐसा है, डिवाइडेड बाय 1 ओम इज द करंट. सो 15 अपॉन 4 एम्पियर्स इज द करंट इन दिस ब्रांच. जो लोअर वाली ब्रांच है, इस पर जो एक ही रह गई है, जो लोअर में राइट साइड वाली पे तो आ चुका है, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लो. दैट इज 10 माइनस 45/8. 10 माइनस 45/8 कैसे? ये 10 वोल्ट है, ये 45/8 है. सो 10 माइनस 45/8 कितना होता है? दैट्स 35/8. 80 माइनस 45 इज 35. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 35/8 वोल्ट एंड डिवाइडेड बाई 2 ओम्स, दैट्स 35/16 एम्पियर. तो इस ब्रांच में करंट कितना है? 35/16. सो भाई इधर करंट गया 15/4 एम्पियर, इधर गया 35/16 एम्पियर. तो मेन ब्रांच से करंट एंटर करा होगा. कितना एंटर करा होगा? 15/4 एम्पियर प्लस 35/16 एम्पियर. एडअप करके देखो, 15 इंटू 4 इज 60 एंड 60 प्लस 35 इज 95/16 एम्पियर. सर वेरीफाइड है. यहाँ जितना करंट एंटर करा था उतना ही सर यहाँ से एग्जिट करा है. आपने बखूबी सॉल्व करा है. आपका आंसर सब बिल्कुल करेक्ट है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बिल्कुल सही सॉल्व करा है मैंने. सर क्या आप इससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं. देखो, जादुई कलम से सॉल्व करते हैं. जादू, द मैजिक ओवर हियर. मैजिक क्या है? मेथड है बेसिकली. जैसे 10 वोल्ट करंट कितना है? द करंट इज 95/16 एम्पियर. एंड क्या करना है सर? इफेक्टिव निकालना है. तो सारा तामझाम उड़ा दो, पांचों रेजिस्टेंस उड़ा दो, उड़ गई. उनकी जगह का एक रेजिस्टेंस रख दो. उसको क्या बोलते हैं? आर इफेक्टिव. खत्म हो गया. खत्म हो गया मतलब सर V = IR लगाओ. आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है सर. V कितना है? दैट्स 10 वोल्ट. करंट कितना है? 95/16 इंटू द रेजिस्टेंस इफेक्टिव. एंड आई गॉट माई आंसर फॉर द आर इफेक्टिव. और आर इफेक्टिव कितना हो चुका है? ऐसे इक्वल टू कुछ कैंसिलेशन है. 5 दूनी 10 and 5 19 95. So R effective becomes 16 into 2 32. So that's 32 upon 19 ohm is supposed to be the answer for this. You can verify the answer by using your delta SAR methods, and of course you will get the same answer. So that's what the goodness of this particular method is. This is like extreme kind of a question. मतलब extreme kind of a question क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वैल्यूज बहुत अजीब अजीब से थी. सेटअप नहीं थी वैल्यूज. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था. येट अगेन वी आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली गेटिंग इनटू द रियाम्स ऑफ द किरचॉफ लॉ एप्लीकेशन. के साइन कन्वेंशन देखो, KCL लगाओ. इन सबसे हम ऊपर दिखे हैं थोड़ा. मेरा मेथड बहुत बढ़िया मेथड है. एंड सो लेट्स टेक इट टू द अनदर लेवल. टेक इट टू द अनदर लेवल मीन्स व्हाट? कुछ ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जिससे कुछ तो दिखे सिमेट्री जैसा. फिजिक्स में सिमेट्री ना हो यूजलेस है. हम डिज़ाइन क्यों करें ऐसे बकवास से सर के, जैसे पिछला वाला किया हमने. अब किसी बेवकूफ़ ने कर दिया, हमने उसको सॉल्व कर दिया. ये 2 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस गिवन है. हमने सोचा थोड़ी सिमेट्री ऑब्जर्व करें. तो कौन सी सिमेट्री? क्रॉस सिमेट्री, डायगोनल सिमेट्री देखते हैं. तो क्या देखा हमने कि ये जो 2 ओम वाला है, कलर बदलें. ये जो 2 ओम वाली रेजिस्टेंस यहाँ पर है, पहले इसको उठाएं, कलर लेते हैं 2 ओम्स वाली. तो ये जो 2 ओम वाली रेजिस्टेंस है, क्रॉस में ये वाली भी 2 ओम है. और जो इधर 4 ओम वाली रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस में ये वाली भी 4 ओम है. बेटा P/Q = R/S बिल्कुल नहीं है. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल नहीं है. सेंटर वाला गायब नहीं होगा, तो उसको भी कोई वैल्यू देनी पड़ेगी. उसको 2 ओम्स दे देते हैं. और ये आपका क्वेश्चन है. और जी भैया जी सॉल्व करिए इसको, तो प्लीज़ सॉल्व इट. तो वैल्यू लेनी है कोई बैटरी की, कोई अजीबोगरीब वैल्यू ले. 12 वोल्ट वैल्यू ले लेते. कितनी ली मैंने? 12 वोल्ट वैल्यू ले ली है. अब आपको क्या करना है? आपको हर ब्रांच में करंट चाहिए और आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाल दें इसकी. अच्छा सर, मेहनत करनी पड़ेगी. शुरू करते हैं, ताकि क्वेश्चन खत्म होगा. तो मैंने क्या करा? इसको 0 वोल्ट डिज़ाइन करा. जैसे 0 वोल्ट आगे बढ़ा. इस पॉइंट का 0 वोल्ट, इस पॉइंट का भी 0 वोल्ट. सारे नोड्स ये वाले जो हैं सारे 0 वोल्ट पर हैं, क्योंकि बिहेव कंडक्टिंग वायर्स हैं सारी. और इस तरह वाला पोटेंशियल 12 वोल्ट हो गया.
उधर 0 है तो इधर 12 ही होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है. सो दिस पॉइंट इज वंस अगेन 12 वोल्ट. ऑल दीज पॉइंट्स आर एट 12 वोल्ट्स ईच. तो इन सब का तो पोटेंशियल पता चल गया. दो पॉइंट्स हमारे अननोन हैं, एक तो ये जी भाई एक्स वाला पॉइंट, और नीचे ये वाई वाला पॉइंट ही अननोन है. सर ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, रिपीट हो गया. मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो रिपीट हो गया. लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो सर सिमेट्री नहीं थी, पर इस क्वेश्चन में तो सिमेट्री है. ओके, चलो ठीक है, आपकी बात को हम रिस्पेक्ट करते हैं. और फिर एक पॉइंट देखते हैं जिससे ये क्वेश्चन सूखा होगा. देखो ध्यान से, जो ऊपर 2 ओम वाली रेजिस्टेंस है, और जो इधर से जो 2 ओम वाली रेजिस्टेंस है नीचे वाली ब्रांच में, जो ये वाली ब्रांचेस है ना, कौन सी वाली, क्रॉस वाली, दोनों में करंट तो सेम आएगा, है ना, दोनों में करंट तो सेम आना चाहिए, तभी तो ये सिमेट्री बनेगी. अब नहीं है सिमेट्री तो पिछला वाला क्वेश्चन है जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी, पर अभी तो होंगी. इसका मतलब जो ऊपर वाली 2 ओम वाली रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक हो, सर 12 माइनस एक्स है. और जो नीचे वाली जो ब्रांच है उसका पोटेंशियल डिफरेंस एक हो, सर वो y माइनस 0 है. ये बराबर होगा तभी तो करंट सेम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ताही तो करंट सेम आएगा. तो ये तो अंडरस्टूड है, ऊपर वाली और इस वाले में करंट सेम आना चाहिए. तो ये रिलेशन होना चाहिए, दैट इज y प्लस एक्स इज सपोज टू बी 12. मतलब सिर्फ इस केस में, इस कंडीशन में, इन वैल्यूज पर नहीं, इस कंडीशन में जो क्रॉस सिमेट्री है, तो ये जो दोनों नोडल पॉइंट्स है एक्स एंड वाई, इनका जोड़ जो है वो बैटरी पोटेंशियल के बराबर है. अभी ये बात आपके दिमाग में घर कर गई है, फ्यूचर के लिए घर कर गई है. जब नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन करेंगे तो ये फैक्ट आपको पहले से पता होगा. लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ तब है जब क्रॉस सिमेट्री आपको विजिबल है, तब आप इस शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने डिराइव करा है, सीखा है, अब अप्लाई कर रहे हैं. अब मान लेते हैं कि हम इस बात को जानते हैं और फिर हमें ये क्वेश्चन करने का मौका मिला, तो हम इस y को उड़ा देंगे और क्या करेंगे, इसकी जगह पोटेंशियल असाइन कर देंगे 12 माइनस ऑफ एक्स. कितना कर दिया हमने, 12 माइनस ऑफ एक्स कर दिया. अब इससे क्या हुआ, हमारा एक ही वेरिएबल है, हमारी मैथ स्टोरी कम हो जाएगी. चलो अब क्या करते हैं, हम एक्स नोड की इक्वेशन लिख लेते हैं. लेट्स राइट ए इक्वेशन फॉर द नोड. 3 ब्रांचेस हैं, एक बार फिर से 1 2 एंड 3, और i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0 लिखना है. नोडल इक्वेशन लिखनी बहुत आसान होती है. सो द नोडल इक्वेशन फॉर द नोड x, लेट्स राइट टुगेदर. सो दैट्स x माइनस 12 फ्रॉम द लेफ्ट साइड वाली ब्रांच जो है, ये वाली जो ब्रांच है, और डिवाइडेड बाय द 2 ओम्स, उसकी रेजिस्टेंस जो है i1 करंट हो गया इससे. और जो सेकेंड वाली ब्रांच है उससे, दैट इज x माइनस ऑफ 0, और रेजिस्टेंस कितनी है 4, i2 करंट कंप्लीट हो जाता है. और जो नीचे वाली ब्रांच है इसको थोड़ा ध्यान से, दैट इज x माइनस ऑफ 12 माइनस एक्स है. थोड़ा ध्यान से करना, x कैंसिल मत कर देना, वो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा. एंड दिस डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस है वो 2 है, और ये सब कुछ तामझा मिला के 0 है. एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो. एलसीएम लिया हमने, 2 से एलसीएम ले लिया, सो दैट बिकम 4 एलसीएम आ गया, सॉरी, दैट इज 2x माइनस ऑफ 24 and plus of x and plus 4 of x and minus 24 is supposed to be equal to 0. ये आ गई वाली, ठीक है. एलसीएम लेना बेसिकली तो मैथ्स है, उसके अंदर मेरा रोल नहीं है, पर गलती ना हो जाए, एक बार चेक कर लेते हैं. 4 के एलसीएम लिया था मैंने, तो पहले में 2 नीचे था तो 2 आ जाएगा ऑपोजिट, 2x माइनस 24. अगले वाले में सिर्फ x बच गया, और ये बेसिकली सॉल्व करके हो गया था 2x माइनस और 12, ये जो वैल्यू हो गई थी ना न्यूमरेटर वाली, 2x माइनस और 12. सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया एलसीएम लेके, तो दैट्स 4x माइनस और 24 इक्वल टू 0. बिल्कुल सही आ रहा है. सो 2x x एंड 4x 7x हो गया. सो 7x बिकम्स इक्वल टू 48. तो मुझे x का पोटेंशियल मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू 48/7 वोल्ट. थोड़ा अजीब है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, वैल्यू तो आ गई 48/7. और 12 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सो दैट इज 12 माइनस 48/7. सो 12 7 84 होता है, 84 में से 48 अगर माइनस करो तो 36 आ रहा था मेरे ख्याल से. देखो चेक करो, 48 प्लस 36 कितना होता है, 84 होता है. बिल्कुल सही है सर. तो मुझे पोटेंशियल पॉइंट्स मिल गए, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मुझे मिल गया, तुरंत मैं लिख देता हूँ. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 48/7 वोल्ट, जिसको मैंने एक्स साइन करा हुआ था, और जो नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल है दैट इज 36/7 वोल्ट. दैट्स व्हाट इट इज.
एंड सो द करंट इज सपोज टू मूव इन दिस मैनरिज्म, इस तरफ जाना चाहिए। हाँ कि ना, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाला हाई पोटेंशियल है, नीचे वाला लो पोटेंशियल है। तो सारे ब्रांचेस का करंट देखें, चलो देखना शुरू करते हैं। इधर वाला करंट देखते हैं, इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस ब्रांच, 48/7 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, divided by 4, so 12/7, so the current in this branch should be 12/7 volt, ampere, ठीक है ना। 48/7 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, 12/7 एम्पियर। जो नीचे वाली ब्रांच है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 36/7 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, सो 18/7 एम्पियर। सो ये दोनों करंट मिलके बाहर आ जाएंगे, और जो मेन ब्रांच करंट है कितना हो गया, 12/7, कलर बदल देते हैं, दैट्स 12/7 एंड प्लस 18/7, I think that's 30/7 amperes of the current is passing through this particular branch. Right? That's 30/7. So मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इस वाली ब्रांच में भी सेम ही करंट आएगा, वेरीफाई कर लेते हैं वैसे एक बार। और 12 वोल्ट है ये, और ये 48/7 है। सो इस पे पोटेंशियल आ जाएगा 12 माइनस 48/7, दैट इज 36/7 वोल्ट, और 36/7 वोल्ट अपॉन 2 इज 18/7 एम्पियर्स ऑफ करंट हेयर। और वैसे जो नीचे वाली ब्रांच है उसमें 12 माइनस 36/7, सो दैट्स 48/7 वोल्ट ऑफ वोल्टेज ओवर हेयर, डिवाइडेड बाय 4 इज 12/7 एम्पियर्स ऑफ करंट। So the main branch current is once again 18/7 plus 12/7, that's 30/7 amperes of current. So हर एक ब्रांच का करंट आ चुका है। आपको बस इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकालने को क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आप तुरंत निकाल लेंगे। सर ये 12 वोल्ट है, और सर इस ब्रांच में जो करंट था दैट वाज 30/7 एम्पियर, और जो पांचों रेजिस्टेंस हमने हटाई तो उसकी जगह आर इफेक्टिव आ जाएगा। एंड सो वी शुड अप्लाई सर V इक्वल टू आई इंटू आर। So that's 12 equal to current sir 30/7 है into R effective. So the value for the R effective कितनी हो गई है, that's 12 into 7/30, कुछ cancellations है तो देख लो। So 6 से cancellation दिख रही है मुझे, and as 6 into 2 12 and 6 into 5 30, so that's 14/5 ohms is the answer to the question sir, and the question gets solved by this sir, that's 14/5. See, the battery which we assumed, है ना, तो बैटरी हमने एज्यूम करी वो कुछ इस तरीके से थी कि वैल्यू टफ होती है। अब ये टोटली एक फ्लूक है कि आप किस वैल्यू ऑफ बैटरी को एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। अब वी वोल्ट रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू से हमें थोड़ा सा ईजीनेस सकती है, तो हमने सॉल्व कर ली, क्वेश्चन तो डन है। वैसे इसका ना नोडल एनालिसिस करके पूरा एक फॉर्मूला भी बनता है कि आंसर मेरा सही आया कि गलत आया है, ये कैसे पता चलेगा, आप बोलेंगे वो तो वेरीफाई कर सकते हो बाद में, पर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, मतलब डिराइव करके बनता है, वो भी आपको दे देता हूँ। एंड आर इफेक्टिव फॉर दिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, दिस इज द क्रॉस सिमेट्री कंडीशन इज ट्वाइस ऑफ R1 R2 प्लस R2 R3 एंड प्लस R1 R3 एंड डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3। एंड ऑफ कोर्स जो पहली रेजिस्टेंस है वो R1 है, जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो R2 है, जो सेंट्रल ब्रांच में है वो R3 है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चेक ऑन करोगे तो R1 की वैल्यू 2 ohms है, जो पहली वाली रेजिस्टेंस है जो गिवन है, ये देखो ये वाली 2 ohms ऊपर वाली है। R2 आपकी नेक्स्ट वाली है 4 ohms है, और R3 जो है वो सेंट्रल वाली ब्रांच जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 2 ohms है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे फुटअप करके देख लेते हैं। सो 2 into 2 into 4 प्लस 4 into 2 एंड प्लस 2 into 2 divided by that's 2 plus 4 plus 2 into 2. So in fact if we solve this I think we should be able to get the same answer, नहीं तो हमें दोबारा क्वेश्चन न करना पड़ जाए। सो 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 16 और 4 8, 4 दूनी 8 प्लस 4 बाय 2 4 6 4 10 हो गया 10, 16 4 20 और 28 बाय 10 आ गया। सो दैट्स 14/5 ohms is my answer to the question. सो लाइक ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर ये तो ज़्यादा इजी था, आर इफेक्टिव इससे निकालो, मैंने कहा बिल्कुल था, फॉर्मूला याद है तो। और पर ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकली है, अगर क्वेश्चन करंट पूछ रहा है हर ब्रांच में तो इससे आपको फर्दर डिवीजन करना पड़ेगा। सो नोडल मेथड इज अ मेथड विच इज प्रोवाइडिंग यू ऑल द आंसर्स एट वन गो, एक साथ बताता है। फिर हम क्वेश्चन से पूछते हैं भाई क्वेश्चन तुम बताओ कि क्या पूछना चाहते हो,
और हम उसका आंसर तुरंत देंगे। आर इफेक्टिव तो ये ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस तो ले लो आंसर, करंट एक ब्रांच में वो ले लो, सेंट्रल वाली ब्रांच है वाले 2 ओम, उसमें कितना करंट जाएगा। और ये सर इतना डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। 18/7 और -12/7, 6/7 एम्पियर ऑफ करंट इसमें जाएगा। और देख लो 6/7 इंटू 2 ओम कितना होगा, 12/7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। ऊपर वाले में 48/7 है और उसके नीचे में 36/7 है। सो 48/7 माइनस 36/7 कितना हुआ, 12/7 वोल्ट। सो क्वेश्चन कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। थैंक्स टू द नोडल। अब मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बाद में आए तो आप ना बैटरी को जब ऐसा वो 7 के मल्टीपल की वैल्यू में यूज़ कर लो तो आपका आंसर थोड़ा इजीली आ जाएगा। मतलब 14 वोल्ट की बैटरी ले लेना, मैं ले सकता था और आंसर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी आता। 14 वोल्ट की बैटरी ले लेना या 28 वोल्ट की बैटरी ले लेना, फिर देखना आपका आंसर थोड़ा कंपैरेटिवली जल्दी आएगा। पर ये सारी ट्रिक्स ना सॉल्व करने के बाद ही पता चलती है। काश पहले पता चल जाती, कोई घुट्टी होती तो बात अलग होती, पर ये सब कुछ बाद में पता चलता है। तो मैं दोबारा करा के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इंस्टेड आई विल मूव ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल रजिस्टर। ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं, खुद बनाए हैं, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से डिज़ाइन नहीं करवाए, खुद ही बनाता हूँ शेप्स, थोड़ा समय लगाता हूँ इस पर ताकि आपको देखने में थोड़ा सुंदर लगे। इंप्रूवमेंट एवरी डे। अब ये क्या है, क्यूब रेजिस्टेंस है, क्यूब रेजिस्टेंस डब्बे हैं, इसके अंदर 12 रेजिस्टेंस है, 12 रेजिस्टेंस है। और हमें क्या करना है, चलो आज हम ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस से निकाल लेते हैं इस पर कि कितनी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो निकालनी है आपको इन दोनों पॉइंट्स पे, जो कि बेसिकली इसके डायगोनल पॉइंट्स हैं, उन पे निकालनी है। तो हाउ डू आई डू इट? तो शुरू करते हैं, ज़ीरो पोटेंशियल असाइन करते हैं। लेट्स असाइन है ज़ीरो पोटेंशियल, तो मैंने इसको ज़ीरो पोटेंशियल असाइन कर दिया है। तो अगर ये ज़ीरो पोटेंशियल है तो ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है। प्रेटी गुड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दिस आइडिया। तो ये वाला आप बैटरी कितने पोटेंशियल की रखना पसंद करोगे? 50 वोल्ट के रख लेते हैं, 50 वोल्ट के रख लेते हैं। तो ये 50 वोल्ट है, 10 वोल्ट भी रख सकते हो, 100 वोल्ट भी रख सकते हो, जैसा आपका दिल करे। तो ये पॉइंट भी 50 वोल्ट पे आ जाता है, जैसे अगेन है तो 50 वोल्ट। फाइन, अब क्या करें, आगे आगे तो अटक गए जी हम। पर यहाँ से ना 3 ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं। तो देखो इधर ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन तीनों में पोटेंशियल सेम है। सिमेट्री से सेम अमाउंट ऑफ करंट मूव करेगा, पूरा पूरा सर्किट सिमेट्रिक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स रख लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट पोटेंशियल इज एक्स, तो इसका भी पोटेंशियल एक्स आ जाएगा और इसका भी पोटेंशियल एक्स आ जाएगा, क्योंकि तीनों ब्रांचेस में अमाउंट ऑफ करंट सेम जाएगा सिमेट्री से। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट है। अच्छा, तो फिर और 3 ब्रांचेस देखते हैं। लेट्स ऑब्जर्व दिस वन, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। लॉजिकली अगर आप इसको देखो 0 वोल्ट से, तो इन तीनों का पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए, इन तीनों पे भी अमाउंट ऑफ करंट सेम आना चाहिए सिमेट्री की वजह से। तो अब इनका पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वो क्वेश्चन है कि कितना होना चाहिए इन पॉइंट्स का पोटेंशियल। कैन यू गेस इट? इफ यू कैन गेस इट देन वी कैन मूव फर्दर। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आप गेस कर पाए। सो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ से करंट डिवाइड हुआ, देखो ध्यान से देखना, इन तीनों ब्रांचेस में करंट गया, इक्वल गया होगा, और सेम अमाउंट ऑफ करंट इन तीनों ब्रांचेस से एग्जिट होगा, तभी तो मेन ब्रांच में करंट सेम आएगा। अगर यहाँ से आई करंट गया है तो यहाँ से मिलके आई करंट वापस आएगा। और फर्दर क्योंकि तीनों ब्रांचेस आइडेंटिकल हैं जिनमें ये करंट जा रहे हैं, तो ये सब में I/3 होना चाहिए। और इनफैक्ट इधर से भी जितना करंट गया होगा वो भी I/3 होगा। सही है ना? इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ये जो हमने सर्कल करा है, इसका पोटेंशियल अगर आप y रख लेते हैं मान लो, तो इन सारे पॉइंट्स का y हो जाएगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं। ठीक। लेकिन फिर ये वाली जो ब्रांच है और ये वाली जो ब्रांच है, इसमें करंट तो सेम है, और अगर इसमें करंट सेम है सिमेट्री की वजह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम है। इससे मुझे पता चलता है कि इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 50 - x, और उधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज y माइनस ऑफ 0। तो मुझे एक बार फिर से पता चलता है कि y प्लस एक्स कितना है, 50 है। कितना है? 50 है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम सॉल्विंग आई डू अंडरस्टैंड दिस, मतलब ये मेरे को देख के पता चल जाना चाहिए कि ये जो पॉइंट जिसको मैं y जबरदस्ती डाल रहा हूँ क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए, वो मैं सोखा भी कर सकता हूँ। अब मैं उसको 50 - x यूज कर सकता हूँ। सो ये जितने भी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, ये बिकम 50 - x,
और पूरे नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस में अब मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन है, एंड दैट अननोन इज सपोज टू बी x, and I think I can solve for that x. So shall I solve for it? Of course I must solve for it. So मैं एक जंक्शन एक नोड लेके सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ. कौन सा लूँ मैं? इतने सारे हैं, एक ले लेते हैं. सो मैं इस वाले नोड को सॉल्व कर लेता हूँ. लेट मी सॉल्व फॉर दिस, राइट? सो द नोडल इक्वेशन फॉर एक्स नोड, ठीक है ना, फॉर दिस पर्टिकुलर नोड इक्वेशन लिख लेते हैं. ऐसे तीन ब्रांचेस हैं. वो तीन ब्रांचेस कौन सी है? एक तो ये वाली ब्रांच हो गई, एक ये वाली ब्रांच है, और तीसरी ये वाली ब्रांच है. अब तीनों को सॉल्व कर लेते हैं. I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 लिख के. सो बिना टाइम वेस्ट करे सॉल्व करते हैं. दैट्स x माइनस 50 अपॉन आर. सारी रेजिस्टेंस सेम है, सो x माइनस 50 बाई आर. इस वाली ब्रांच में दैट इज x माइनस 50 माइनस x अपॉन आर. और जो थर्ड ब्रांच है, आई थिंक वो सेम है, आइडेंटिकल सी है. दैट्स x माइनस 50 माइनस x अपॉन आर. राइट, इसको थोड़ा दूर करके लिख देते हैं. जितना था उसको लिख ही लेते हैं. दैट्स 50 वोल्ट ओवर हियर. सो अब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया. दोबारा से चेक ऑन कर लो. सबसे पहले x माइनस 50 अपॉन आर, दूसरी ब्रांच में जो इधर वाली ब्रांच थी, दैट वाज x माइनस 50 माइनस x अपॉन आर. और जो तीसरी ब्रांच है, बिल्कुल सेम ब्रांच है, x माइनस 50 माइनस x अपॉन आर. सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0. ये मेरा नोडल लग गया है. अब एलसीएम तो सारे आर तो गायब ही हो गया, मतलब ऊपर चला गया. सो दैट्स x माइनस 50 एंड प्लस 2x माइनस 50 एंड प्लस 2x माइनस 50. गलती से x और x कैंसिल मत कर देना, ऐड हो गए हैं. दैट्स इक्वल टू 0. ये हो गया 2x x 5x हो गया है. एंड दैट्स 50 प्लस 50 प्लस 50, दैट बिकम्स 150. सो गेट अ वैल्यू फॉर x इक्वल टू 30 वोल्ट आ रहा है. सो x इज कमिंग एज 30 वोल्ट, राइट? 30 वोल्ट. सो इफ इट इज कमिंग एज 30 वोल्ट, तो मैं x को हटा देता हूँ यहाँ से. अब देखो होलसम वैल्यू आ गई है, एंड एज 30 वोल्ट ओवर ये 30 वोल्ट हो गया है. दिस पॉइंट इज एट 30 वोल्ट. सो सिर्फ ये वाला पॉइंट 30 वोल्ट नहीं हुआ है, ये दोनों पॉइंट 30 वोल्ट हो गए हैं. 30 वोल्ट, ये वाला भी 30 वोल्ट हो गया है, ये वाला भी 30 वोल्ट हो गया है. और ये 50 माइनस एक्स वाले जो पॉइंट है, ये सारे 20 वोल्ट हो गए हैं. क्या मज़ेदार हो गया है ना सर्किट. देखो ये 20 वोल्ट हो गए. जिस ब्रांच में जितना करंट चाहिए सारा मिल जाएगा. ये बन गया सर्किट. और अगर मैं इस ब्रांच में करंट ढूंढूं तो 50 माइनस 30, नहीं, यहाँ पोटेंशियल कितना था 50 वोल्ट, यहाँ कितना 30 वोल्ट 20. तो इसमें करंट आ जाएगा 20 बाई आर एम्पियर. कितना? 20 अपॉन आर एम्पियर. समझ आई? इस ब्रांच में कितना आएगा? सेम आएगा. 50 माइनस 30 कितना है? 20. सो 20 बाई आर एम्पियर. और इस वाली ब्रांच में कितना आएगा? सेम आएगा, 20 बाई आर एम्पियर. सो मेन ब्रांच में करंट कितना? तीन ब्रांचेस थी, सब में 20 बाई आर 20 बाई आर 20 बाई आर. सो द मेन करंट, ये जो करंट है, दैट बिकम्स 20 बाई 3 प्लस 20 बाई 3 प्लस 20 बाई 3. मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका. 60 नहीं, 20 बाई 3 नहीं है बेटा, 20 बाई आर 20 बाई आर 20 बाई आर, दैट 60 बाई आर एम्पियर्स इज द करंट. ये आ गया मेन ब्रांच करंट. यहाँ से क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाता है, सॉल्व हो गया है, खत्म हो गई है कहानी. इफेक्टिव क्या है? 50 वोल्ट है. इसमें करंट कितना है? दैट 60 बाई आर. और सारा तामझाम हटा के, सारी 12 रेजिस्टेंस हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाई जिसका नाम है आर इफेक्टिव. फिर लगाया अपना ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर. वोल्टेज कितनी है? 50 वोल्ट. करंट कितना निकाला आपने? 60 बाई आर एंड इंटू आर इफेक्टिव, which is supposed to be calculated. क्या बना दोस्त मेरे? The value for the R effective becomes equal to, sir, 5 into R upon 6 is my answer to the question. Right, so once again, another question, another kind of question is being solved by us by using the same analysis, the nodal analysis. Right, now I have another one for you. अब मैंने points बदल दिए हैं जिसके क्रॉस मुझे पोटेंशियल और मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है. और मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन को. आई शैल बी इन टू द क्वेश्चन नाउ. अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन पे क्वेश्चन थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तो मैंने इसको जीरो पोटेंशियल असाइन कर दिया. दिस इज असाइंड एज जीरो पोटेंशियल. इस वैल्यू को 50 वोल्ट रख दिया मैंने. दिस इज 50 वोल्ट, ठीक.
क्योंकि ये मैंने 50 वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर ली है। सेम तरीके से मेरी मर्जी है, आप 20 वोल्ट भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, -63 भी रख लो अगर रखना चाहते हो तो ये आपका 50 वोल्ट है पोटेंशियल, ये आपका 0 वोल्ट है। ये तुम्हारा अटक गया यहीं पे पहले से ही, आगे तो कुछ आंदा ही नहीं मैंने। अब क्या करूँ, व्हाट आई डू? तो मैंने देखा, थोड़ा ऑब्जर्व करा ध्यान से, तो ये वाले दोनों पॉइंट जो हैं एम एन सेम पोटेंशियल पे लग रहे हैं। आप देखो, आपका क्या ख्याल है? अगर आपको सेम पोटेंशियल पे लग रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो रुक जाते हैं। तो सर ख्याल तो सही है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम एक्स रख लें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी एक्स आ जाएगा। सही लग रहा है, राइट। अच्छा, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट? ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगेगा? बहुत सूखा है। इधर से करंट इधर बाइफर्केट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, दो करंट जा रहे हैं। देखो इधर भी करंट जाएगा, इधर भी करंट जाएगा, ये सेम जाएगा दोनों ब्रांच में। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो ना, 50 - x 50 - x, इस सेंस में सेम है, करंट सेम जाएगा। जो है ना, इस जगह से गया, ओके। और तीसरा इधर गया, और जब वापसी आ रही है ना करंट के, देखो नीचे, जब वापसी आ रही है करंट के नीचे, ध्यान से देखना नीचे वाले पार्ट में, तो ऐसे वापस आएगा करंट यहाँ से। ये देखो, ये करंट वापस आया, ये करंट वापस आया, और ये ऊपर से इतना आया, तो ऊपर वाली ब्रांच का तो जितना है उतना ही आ रहा है, ये नीचे है ना, ये एज इट इज आ रहा है। अब ये दोनों हिस्सों में ये वाला करंट और ये वाला करंट जो है, जो नीचे जो ब्रांचेस में करंट है, ये करंट और ये वाला करंट, ये तो सेम होने चाहिए, क्योंकि ये जो गए थे यहाँ पे वो भी सेम थे, ये भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है और ये वाली जो ब्रांच है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 50 - x। तो नीचे वाले का भी कितना होना चाहिए? 50 - x। तो इसलिए इसका पोटेंशियल कितना होगा? 50 - x। तभी तो नीचे वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 50 - x -0, और ऊपर वाले में भी कितना आ रहा है? 50 - x। करेक्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, राइट। 50 - x इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है तो मेरे ख्याल से फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 50 - x ही होगा, क्योंकि ये देखो, एक सेकेंड पहले ना इसका कलर उड़ाते हैं। अब ये देखना ध्यान से, तो ये गायब हो गया है, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। जो ये वाली दोनों ब्रांचेस हैं, दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच, देखो इनमें करंट सेम आना है ना, सेम आना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस वजह से इनके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या पोटेंशियल कितना है? 50 - 6। तो सारे पॉइंट्स हो गए? नहीं नहीं सर, रह गए हैं। कौन सा पॉइंट रह गया? सर ये वाला पॉइंट रह गया, इसका पोटेंशियल नहीं पता है, इसको वाई रख लेते हैं। अब इसको अगर वाई रख लिया तो फिर ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना होगा? सेम लॉजिक देख लो आप, यू मस्ट वॉच द सेम लॉजिक। कितना होना चाहिए? देखो, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली जो ब्रांच है और ये वाली जो ब्रांच है, इसमें करंट सेम होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये ता ही सेटिस्फाई होगा अगर आप इसका पोटेंशियल 50 - y ले लेंगे। अब आप चेक कर लीजिए, दोनों ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा, x - y या y - x। दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है जी? समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ द करंट इज मूविंग। हमें करंट नहीं देखना है, हमने क्या देखना है? पोटेंशियल पॉइंट्स देखना है। हमने पोटेंशियल पॉइंट्स देख ले, दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है, तो आपको दो सॉल्व करने पड़ेंगे। So let's solve the two variables. Let's solve first of all for x के लिए सॉल्व करते हैं। तो x मतलब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो नोडल फॉर x, तो नोडल इक्वेशन फॉर x सॉल्व कर लेते हैं। सो द नोडल इक्वेशन फॉर x, तीन ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस यूज कर लेते हैं। पहली हो गई x माइनस ऑफ 50/r, ये पहली हो गई। सेकेंड, उसी नोड से नीचे की तरफ जो ब्रांच आ रही है, ये वाली जो ब्रांच है, ये ले लेते हैं। सो दैट इज x - 50 - x, ये माइनस वाले ध्यान रखना चाहिए आपको, गलती ना हो। सो x - 50 - x/r, ये हो गया। और एक और रह गई है, वो वाली ब्रांच भी देख लेते हैं, एंड दैट इज टुवर्ड्स द राइट, ये वाली। सो दैट इज x - y, सो दैट इज प्लस x - y/r, ये मिला के कितना है? 0 है। ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई है।
और r तो गायब, so that's x minus of 50 and plus 2x minus of 50 and plus x minus y equal to 0. So the equation works as 2x plus x 4 of x and minus y. That's 50 plus 50, that's 100. That becomes my first equation over there. That's 4x minus y equal to 100. Let's verify. X minus 50 upon r पहली branch, x minus y upon r दूसरी branch, and x minus 50 minus x upon r the third branch. So that's x plus 2x plus x, 4x, and 50 and 50, 100. So, and minus y. So that's the perfect equation. That's an equation 1 I've got. अब second equation कहाँ से आएगी? Nodal y से. So that's a nodal equation for y. अब y के लिए solve कर लो. इसका मतलब इस वाले नोड के लिए solve कर लें. इससे फिर से 3 branches हैं. The branch 1, the branch 2, and the branch 3, और इसको solve कर लेते हैं. So the equation works upon as y minus x upon r, पहली branch. Second branch, that is y minus x upon r, once again the same. And then that is y minus 50 minus y upon r, that's equal to 0. 3 branches हो गए, right, for the nodal y. And so let's solve it. So on solving, we are getting y minus x plus y minus x and plus 2y minus of 50 as equal to 0. So that's 4 of y minus of 2x equal to 50. That's 2y minus x equal to 25. That's equation 2. So we need to solve both the equations together. So we get 4x minus y equal to 100, and that's 2y minus x equal to 25. These are the equations which I am getting. Both the equation number 1 from here, equation number 2 from here. So that's to solve. तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें. So that should be 8 of x minus of 2y. इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी, इज इक्वल टू 200. एड अप कर लेते हैं. 2y and 2y कैंसिल. 8x minus x is 7x. 7x becomes 225 on addition. So the x becomes equal to 225 upon 7 volt is the value for the point x, the potential of the point x. अब x का पोटेंशियल मिल गया है तो y का निकाल लेते हैं. सो y पोटेंशियल इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं from here. So 2y should be equal to x plus 25. So x is 225 upon 7 plus 25. Now 25 into 7. So that's 225 plus 7, 5, 35. It's 175 upon 7 on adding this. Right, that's 2y minus x equal to 25. So 2y is x plus 25. X की वैल्यू हमने निकाल ली थी, 225 by 7 and plus 25. So 225 plus 175 is I think 400. So that's 400 upon 7 volt is the value for the potential y. तो मुझे points मिल गए हैं. बेसिकली मुझे x ही चाहिए. x से ही आई थिंक मेरा क्वेश्चन सॉल्व इन हो जाएगा. सो x की वैल्यू मुझे मिली 225 by 7. सो दैट्स 225 upon 7 वोल्ट. उससे मुझे इस ब्रांच का करंट मिल जाएगा. दैट्स 50 minus 225 by 7. सो व्हाट्स 50 minus 225 by 7? दैट्स 350. 7 into 50, 350. 350 minus 225. So that's 125 upon 7 volt. So that's 125 upon 7 volt is the potential difference over here. That's 50 minus 225 by 7, right? So the current will be 125 by 7 R. क्योंकि रेजिस्टेंस कितनी उस ब्रांच की R है. So the current in this branch will be 125 upon 7 of R इस ब्रांच में, right? इस ब्रांच में कितना करंट है? ये 50 है और ये पोटेंशियल क्योंकि x है, x हमें मिल चुका है, उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है एज 225 अपॉन 7 वोल्ट. सो दैट्स द सेम थिंग. सो दैट्स 50 माइनस 225 by 7. दैट्स सेम 125 by 7. तो इस ब्रांच का भी करंट कितना हो गया? 125 by 7 R. और इधर जितना करंट है दैट्स 50 by R. सो कुल मिला के करंट कितना है? तीनों को एडअप कर लेते हैं. सो व्हाट्स द टोटल करंट ओवर देयर? टोटल करंट चेक ऑन कर लेते हैं. व्हाट्स द टोटल करंट?
So the total current becomes as 125 upon 7 of R plus 125 upon 7 of R, मतलब 125/7 into R and plus 50 upon R. That's the total current. So the total current value R नीचे है सब में. So that's add up कर लो इन सबको. So that's 125 plus 125 plus 7 into 50, 350 divided by R. So 125 plus 125 is 250 and 250 plus 350, 600. So we get in this value as 600 upon R. Right? So 600 by 7 of R. 600 by 7 R. That I think is the value. So I think the question is done from there. इफेक्टिव चेक ऑन कर लेते हैं हम. जो इफेक्टिव हम चेक ऑन करेंगे तो मेन सर्किट बैटरी वाज 50 वोल्ट. करंट हमने निकाल दिया. करंट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 600 अपॉन 7 ऑफ आर. And so the value for the R effective can be calculated through this idea as V equal to I into R. So V value कितनी है? That is 50. और करंट वैल्यू कितनी है? 600 अपॉन 7 of R and into R effective. So I think we should be getting the value for the R effective from there. What's the value for the R effective? So the R effective becomes 50 into 7R by 600. So I think that's 12 getting cancelled here. So the R effective becomes as 7R by 12 as my result to the question. That's based upon the nodal analysis. You can solve this question by the other method also. Of course दूसरे मेथड से भी comparatively easy तरीके से क्वेश्चन हो सकता है. बेनिफिट ऑफ द मेथड है वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि किसी भी ब्रांच में करंट ढूंढ सकते थे. आपको आर की वैल्यू अगर गिवन है तो हर एक ब्रांच में कितना करंट है, किसी भी ब्रांच में पूछता है क्वेश्चन. इस ब्रांच में क्वेश्चन पूछ लेता कितना करंट है, ये वाली जो ब्रांच है जो मैं पिंक शेड कर रहा हूँ इसमें. तो आप कैसे सॉल्व करते? इफेक्टिव रेजिस्टेंस अपनी जगह धरा का धरा रह जाता. तो अब आप सॉल्व कर सकते थे क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल y था और y की वैल्यू भी हम ढूंढ चुके थे. दैट वाज 400 अपॉन 7 वोल्ट. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका कितना हो जाता है? 400 अपॉन 7 वोल्ट पोटेंशियल होता. और ये 50 माइनस एक्स, ये कितना पोटेंशियल है? एक्स का कितना था? 225/7. तो 50 माइनस एक्स मतलब 125/7. तो इस ब्रांच का कितना था? 125/7. So that's 125 upon 7 वोल्ट. तो एक तो पता चल गया आपको कि ये वाला पोटेंशियल कम है तो करंट का डायरेक्शन आप सही कर लेते हैं कि जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा 400/7 से 125/7 की तरफ. और करंट होगा कितना इस पर्टिकुलर ब्रांच में? इसको मैं आई नॉट लिख देता हूँ. सो आई नॉट शुड बी 400 अपॉन 7 वोल्ट माइनस 125 अपॉन 7 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर. So that's 225 upon 7 of R should be the current in that particular branch. Will be known to you. R की value अगर given है, you can easily calculate that value. Right? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं नोडल एनालिसिस को यहाँ पे आज के लेक्चर को मैं ब्रेकआउट कर दूंगा. बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले देखा हुआ है. देखते हैं नोडल से क्या क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है. इस बार जो जो हमने सीखा उसको अप्लाई कर लेते हैं. अप्लाई कैसे कर लें? इसको 0 वोल्ट ले लेते हैं. इसकी वैल्यू कितनी लेनी है? 50 वोल्ट ही ले लें या 100 ले लें? इस बार 100 ले लेते हैं. सो लेट्स से दिस इज 100 वोल्ट. तो ये कितना हो गया? 100 वोल्ट हो गया. इस पॉइंट का कितना है? फिर से 100 वोल्ट हो गया. और इस पॉइंट का 0 वोल्ट है. एंड व्हाट फर्दर, आगे क्या करें? व्हाट 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 अदर? अगर इसका x है तो इसका कितना होगा? अब शायद मुझे पता है कि 100 माइनस एक्स होगा. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन द लेक्चर. अगर इसका x है तो इसका कितना होगा? 100 माइनस एक्स होगा बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द करंट डिस्ट्रीब्यूशन. एंड आई थिंक दैट इज गोना हेल्प मी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द ईजी फॉर्मेट. और अब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा और मुझे दिक्कत नहीं आएगी. हाँ, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है आप इसका पोटेंशियल जो भी रखना चाहें वो रख लें. मेरे हिसाब से उस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट रख लें. इसका अगर 50 वोल्ट आ जाता है इसका एक 10 इस पॉइंट का 50 क्यों? क्योंकि अगर ये 100 वोल्ट है देखो इसका और इसका 0 है तो सेंटर वाले का कितना? 50 वोल्ट होगा.
ताकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहे। आई थिंक नहीं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम आनी चाहिए। देखो, हमने जंक्शन रिमूवल मेथड भी करा हुआ है, तो इस ब्रांच में करंट और इस ब्रांच में करंट सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वैसे भी देखो, उस इंडिपेंडेंट ब्रांच को देखो, बीच वाले को, तो दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्वली पोटेंशियल डिवाइड होना चाहिए। तो आपका ऐसे एक्स सॉल्व हो जाएगा और हर एक पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। एक ही जंक्शन सॉल्व करना पड़ा आपको। और अगर आप देखें करेक्शन, मतलब आप अपने आप देख लें, आपको मतलब सर्किट समझा करो, इसमें और इसमें देखो, तो जो लेफ्ट साइड वाली ब्रांच है उसमें आपका पोटेंशियल x माइनस 50 है और दूसरे वाले में 50 माइनस ऑफ 100 माइनस एक्स है। सो आई थिंक दैट वैल्यू इज वंस अगेन x माइनस 50। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो बिल्कुल सही एजम्पशन है। किसी भी नोड को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस x को सॉल्व कर लें, तो दैट शुड बी x माइनस 100 अपॉन r, पहली ब्रांच हो गई। दैन प्लस x माइनस ऑफ 100 माइनस ऑफ x अपॉन r, दूसरी ब्रांच हो गई। एंड प्लस x माइनस ऑफ 50 अपॉन r, ये सब मिला के 0 हो गया है। ये आपकी थर्ड ब्रांच हो गई, I1 प्लस I2 प्लस I3। x नोड लिख लिया, x माइनस 100 ये वाली ब्रांच हो गई, दूसरी यहाँ से x माइनस 100 माइनस एक्स, एंड द थर्ड वन फ्रॉम हेयर दैट इज x माइनस ऑफ 50। तीन ब्रांचेस हैं, एंड दैट्स x माइनस ऑफ 100 एंड प्लस 2x माइनस ऑफ 100 एंड प्लस x माइनस ऑफ 50 is supposed to be 0. So that's 2x plus x 4x. 4x is supposed to be 250. So the x becomes equal to 250 upon 4 volt. That's the value for the x. Right, so x की वैल्यू कितनी आ गई है? 250 अपॉन 4। तो x की जगह 250 अपॉन 4 प्लेस कर देता हूँ मैं। सो दैट्स 250 अपॉन 4 वोल्ट। अब मैं करंट चेक ऑन कर लेता हूँ ब्रांचेस में। इस ब्रांच में कितना करंट है? 100 माइनस 50, सो दैट्स 50 अपॉन आर करंट है। इस ब्रांच में कितना होगा? x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। x वैल्यू कितना है? 250 बाई 4, सो दैट्स 250 अपॉन 4 वोल्ट ओवर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो। 100 वोल्ट में से 250 बाई 4 माइनस करो, कितना हुआ? 100 माइनस 250 अपॉन 4, दैट्स 400 माइनस 250, दैट्स 150 बाई 4 वोल्ट। सो इसमें करंट कितना आएगा? 150 बाई 4 वोल्ट एंड डिवाइडेड बाई आर, सो 150 बाई 4 आर। इसमें भी कितना आएगा? सेम 150 बाई 4 आर। सो ओवरऑल करंट ब्रांच का कितना हुआ तीनों करंट को मिला के? So overall current should be equal to 150 upon 4R plus 150 upon 4R and plus 50 upon R, right? So how much that it gives us? That's 4 into 5, 50, 200 plus 150 plus 150, 300. So 700 upon 4R generates in the value. देख लो, दोबारा से चेक कर लो। 150 प्लस 150 प्लस 200, 300 प्लस 500 हुआ, दैट्स 500, नो नॉट 700, दैट्स 500, राइट? करेक्ट पूरा लिख ले हो एक बार, मतलब गलती हो रही है मुझसे तो मैं इसलिए एक बार लिख रहा हूँ इसको। दैट्स 4 ऑफ आर, सो दैट्स एलसीएम लेके, सो आई थिंक दैट्स 150 प्लस 150 एंड 4 इंटू 50, 200। देखा गलती हो रही थी, बच गए। 150 प्लस 150 कितना हो गया? 300 हो गया। 300 प्लस 200 दैट्स 500 अपॉन 4 इंटू आर, दैट्स द ओवरऑल करंट। आई थिंक फ्रॉम देयर द क्वेश्चन स्टैंड्स ओवर। ये आपकी 100 वोल्ट की बैटरी है और जो मेन ब्रांच करंट मिला, कैसे मिला आपने देख लिया है। ये तीनों ब्रांचेस के करंट को ऐड करा आपने, 150 बाई 4R, 50 बाई आर एंड 150 बाई 4R। वही तो यहाँ से टोटल अमाउंट ऑफ करंट होगा जो कि इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वो आपने एडअप कर लिया। मेन ब्रांच करंट आपको मिल गया, उसकी वैल्यू आपने निकाल ली। कितनी निकाली? 500 अपॉन 4 इंटू आर, और सारी रेजिस्टेंस हटा के अब आपने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दी जिसको आपने आर इफेक्टिव का नाम दे दिया। फिर आपने V इक्वल टू आई आर अप्लाई कर लिया। V कितना है? दैट्स 100। करंट कितना है? 500 अपॉन 4R एंड इनटू आर इफेक्टिव। सो आई थिंक द आर इफेक्टिव वैल्यू दैट वर्क्स अपॉन एज 4R अपॉन 5। दैट्स आवर आंसर। दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट द बेनिफिट आई नो कि मुझे हर ब्रांच में, एक एक ब्रांच में कितना करंट है वो सारा मुझे पता चल सकता है इस पर्टिकुलर मेथड से, क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है। सो लाइक देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन है जो कि इससे सॉल्व ना हो पाए। तो फिर बिल्कुल लास्ट आज के लिए आई हैव दिस पर्टिकुलर सर्किट
जो कि मैं पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला तरीका है उससे भी सॉल्व कर सकता हूँ. बट आई विश टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम द नोडल. सो लेट मी क्विकली डू सो. मेरे को एक जीरो पोटेंशियल एज्यूम करना है, तो मैंने इसको जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर लिया है, ताकि ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट हो गया, ये भी 0 वोल्ट हो गया. और अगर ये 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल +4 वोल्ट हो गया, और इस पॉइंट का पोटेंशियल +2 वोल्ट हो गया. ये लिखना तो मैं सीख चुका हूँ. ये वाला पॉइंट अननोन है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने x लिख लिया, इसका x लिख लिया, इस वाले का भी x हो गया, इसका भी x हो गया. क्वेश्चन की डिमांड क्या है? आपको VAB कैलकुलेट करना था. ये वाला पॉइंट आपको A गिवन है और ये वाला पॉइंट आपको B गिवन है. आपको VAB कैलकुलेट करना है. तो B का पोटेंशियल तो मैंने 0 वोल्ट असाइन कर दिया है, तो बस मुझे x चाहिए. तो x नोडल सॉल्व कर लेते हैं. x नोडल, सो लेट मी सॉल्व फॉर द x नोडल. इससे 3 ब्रांचेस हैं. एक ब्रांच जो है वो ये वाली है, जो यहाँ तक जा रही है. दूसरी ब्रांच जो है वो यहाँ तक जा रही है, और तीसरी ब्रांच वो ये वाली है. ये 3 ब्रांचेस हैं, और इसकी नोडल लिख लेते हैं. सो दैट्स x माइनस ऑफ 4/1 एंड प्लस x माइनस ऑफ 2/1, and the lower one, that is x minus of 0/5, is supposed to be 0. That's it. Thus I1 plus I2 plus I3 equal to 0. X minus 4/1, x minus 2/1, x minus 0/5. So that's 2x minus of 6 plus x/5 equal to 0. LCM ले लेते हैं. So that 10 of x minus of 30 and plus of x equal to 0. So that's 11x equal to 30. So the value for the x becomes 30/11 volt. So VAB जो है that's equal to x minus 0, क्योंकि A का पोटेंशियल x है जो हमने एज्यूम करा था, और B का भी हमने एज्यूम करा था 0. So that's simply equal to 30/11 minus 0. That's 30/11 volt is my answer. Does not take much of our time in solving this particular question once again. And of course added benefits आपको पता ही है. हर ब्रांच का करंट आपको मिल जाएगा. जैसे इसका पोटेंशियल आपने 30/7 कर लिया. कितना कर लिया? 30/7 कर लिया. So if it is supposed to be 30/7 volt over here, तो 30/7 minus 4 आपको इस ब्रांच का. अब 30/7 ज़्यादा है या 4 ज़्यादा है? 30/7 ज़्यादा है या 4 ज़्यादा, वो आप देख लें. और 30/7 थोड़ी है, 30/11 है. दैट्स 30/11. सो 30/11 ज़्यादा है या 4 ज़्यादा है? डेफिनेटली 4 वोल्ट ज़्यादा है. सो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 4 - 30/11. सो दैट्स 44 - 30. कितना हो गया? 44 - 30, दैट्स 14/11. सो द करंट इन दिस ब्रांच शुड बी 14/11 एम्पियर. और अगर हम नीचे वाली ब्रांच में चेक करें तो ये आपका x जो था वो 30/11 है. सो अब 30/11 या 2 ज़्यादा, सो 30/11 ज़्यादा है, तो इसमें करंट इधर मूव करेगा. और कितना करंट होगा? यदि 30/11 माइनस 2 देख लो कितना होता है. सो 30/11 माइनस 2 होता है 30 - 22. सो 8/11. कितना? 8/11. सो 8/11 एम्पियर. 8/11 तो आपका वोल्टेज हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 1. सो 8/11 एम्पियर करंट इधर मूव करेगा. सो 8/11 एम्पियर करंट मूव्स ओवर. और 14/11 ऊपर से आ रहा था. जरा KCL देखें. यहाँ से 14/11 एम्पियर आ रहा था, 8/11 इधर चला गया, तो बाकी भाई इधर जाएगा. कितना जाएगा? 14/11 में से 8/11 माइनस करो, तो 6/11 एम्पियर इधर जाएगा. इसमें कितना आना चाहिए था? 6/11 एम्पियर. तो सही आ रहा है, क्योंकि 6/11 इंटू 5 विल बी 30/11, and that's what is the potential difference between the point A and the B. So we have verified our answer, and we have also checked the respective current in each of the branch. So I've solved with you so many questions. एक आधा क्वेश्चन दिखा के नोडल एनालिसिस की अच्छाइयाँ, उसके मेरिट्स नहीं पता चलते, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं, ताकि आपकी पकड़ बने इस पर्टिकुलर मेथड पे. और आप किसी भी क्वेश्चन में, मैंने बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आपको कराए, एक ही तरीके के क्वेश्चंस नहीं कराए, बहुत डिफरेंट तरीके के. एक ये इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला जो आप पहले कर चुके हैं, क्यूब रेजिस्टेंस का क्वेश्चन कराया आपको. फिर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस अनबैलेंस क्रॉस सिमेट्री वाले क्वेश्चन दिखाए. फिर आपको एक मल्टीपल सेल्स वाले क्वेश्चंस दिखाए, और हर एक जगह मैंने नोडल लगा के दिखाया कि सब में नोडल लगता है. और हाँ, इक्वेशन सॉल्विंग आनी चाहिए. अगर इक्वेशन सॉल्विंग नहीं आती है तो फिर आप तो किरचॉफ लॉ भी नहीं लगा सकते ना. उसमें भी तो इक्वेशन सॉल्विंग करनी पड़ती है, लेकिन फिर उसमें डायरेक्शंस देखने पड़ते हैं. इसमें वो नहीं करना पड़ता. दैट्स अ बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड. सो प्लीज ट्राई द मेथड वंस अगेन. पूरे लेक्चर के एक एक क्वेश्चन को आप खुद दोबारा करिए,
हो सकता है एक बार में आपसे गलत हो कैलकुलेशन में, या कहीं और गलत हो, आपको पोटेंशियल हाई लेने में पहले दिक्कत आए, पर आप उसको दोबारा करिए, प्ले पॉज़ करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा करिए, पकड़ बनाइए, मेथड बहुत बढ़िया है। क्वेश्चंस इससे करिए, क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। किर्चॉफ लॉ से थोड़े से डिफ़िकल्ट रहते हैं, इससे थोड़े आसान हो जाते हैं। इसके साथ में हम यहाँ से आज बाय बाय लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस सॉल्विंग्स के जितने भी मेथड्स पॉसिबल थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। उसके साथ में ये वाली सीरीज़ जो है ये ख़त्म होती है, और हमारी जो अगली सीरीज़ होगी क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस की सॉल्विंग्स की, वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस्ड होगी और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होगी। तो जितने भी ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स थे उन सारी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिएगा, और आगे आने वाली जो सीरीज़ होंगी उसको भी देखिएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप इन सारे वीडियोस को देखिएगा और सारे मेथड्स को सीखिएगा, एंड दैट विल बी कंप्लीटिंग द आर्टिकल ऑफ द सर्किट सॉल्विंग इन द रेजिस्टेंस ओनली सर्किट्स, जिसमें बैटरी है, रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यही वाले सर्किट्स ख़त्म होते हैं, तो हम भी बाय बाय लेते हैं। बाय बाय।